अपन पढ़ेंगे यूएनओ का एक अंग है जो सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल, उसके संगठन एवं उसकी भूमिका कि वो किस संगठन में कितने सदस्य हैं, कैसे काम करती है और उसका रोल क्या है, यानी उसको ऐसे कौन से काम सौंपे गए हैं जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। तो शुरुआत होती है सुरक्षा परिषद बनाई कैसे गई। तो विचार यूँ था कि राष्ट्र संघ जो पहले बनाया गया था प्रथम विश्व युद्ध के होने के बाद में, जो सफल नहीं रह पाया था, तो सफल नहीं रहने की वजह एक ही मानी गई थी कि विश्व में जो महाशक्ति हैं वो 2-3 नहीं है, 5 महाशक्तियों का एक समुदाय विद्यमान है। और इन 5 जब तक ये 5 महाशक्तियाँ आपस में मिल के कोई डिसीजन नहीं करेंगे एक साथ, तब तक विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि सारा इन 5 देशों से जुड़े हुए जो भी घटनाएं इनकी राजनीति को प्रभावित करने वाली होती हैं। तो अपने अपने हित के अनुरूप अगर ये फैसला करेंगे तो शांति, किसी भी एक मत पे सहमत हो पाना मुश्किल होगा। तो इन 5 शक्तियों यानी अमेरिका, ब्रिटेन, यूएसएसआर जो उस समय था, चीन और फ्रांस से मिलके ये 5 शक्तियाँ बनी थी। तो इन सब को मिलाकर एक सुरक्षा परिषद का गठन किया गया, जिसमें 5 सदस्यों के साथ कुछ और अन्य सदस्य भी होने थे जिन्हें अस्थायी सदस्य कहा जाना था और इनको स्थायी सदस्य। तो इनका मुख्य काम ये दिया गया था कि ये दुनिया के सजग प्रहरी कहलाएंगे, यानी पुलिसमैन का काम ये करेंगे। विश्व में कहीं भी शांति भंग या कोई अटैकिंग, कोई भी ऐसे एक्ट किसी कंट्री द्वारा किया जाता है तो उसके खिलाफ, उसके निराकरण के लिए तुरंत प्रभावी कार्रवाई करने के लिए सक्षम किसी एक संस्था का निर्माण किया जाना था। तो उस संस्था का नाम दिया गया सुरक्षा परिषद, जिसके नाम में ही उसका अर्थ भी शामिल है, यानी जो विश्व में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से युक्त हो। 2-3 छोटे क्वेश्चन इसके बारे में आते हैं जो आप याद रखेंगे कि पामर और पार्किंस ने इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की पूंजी कहा था, यानी ये वो चीज़ है जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ को खोला जा सकता है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने आप में, इसके बिना अंदर प्रवेश नहीं किया जा सकता। यानी नए सदस्यों की सदस्यता या फिर किसी क्वेश्चन के ऊपर डिसीजन लेने के लिए इस सिक्योरिटी काउंसिल का यस किया जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस वजह से इसको पूंजी कहा जाता है। फिर डेविड कुशमैन ने इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा है। तो ये छोटे क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं, किसने संयुक्त राष्ट्र संघ की पूंजी कहा और किसने दुनिया का पुलिसमैन कहा है। तो आप पामर एंड पार्किंस और कुशमैन का नाम याद रखेंगे। इसके बाद अपन देखते हैं कि इसका संगठन कैसे काम करता है। तो चार्टर के 5वें अध्याय, चार्टर यानी जो यूएनओ का जो चार्टर बना हुआ है उसमें 111 अध्याय जो है उसके 5वें अध्याय में दिया गया है कि सुरक्षा परिषद के संगठन संबंधी नियम उसमें बताए गए हैं कि संगठन क्या होगा। तो अपने को सब नॉर्मली पता है कि मूलतः 5 स्थायी और 6 अस्थायी सदस्य यानी 11 सदस्य होते थे 1945 में, जब अक्टूबर में इसको बनाया गया था तब। लेकिन बाद में 1965 यानी लगभग 20 साल बाद में इसमें थोड़ा संशोधन किया गया और 6 अस्थायी को बढ़ा के अस्थायी सदस्य की संख्या 10 कर दी गई। तो अब 10 अस्थायी सदस्य के साथ 5 स्थायी यानी टोटल 15 की संख्या में इसमें सदस्य होते हैं। संख्या बढ़ाने का सीधा सा वजह यह थी कि बहुत सारे देश इसके बाद 1945 के बाद में इसमें शामिल हो गए थे। तो संख्या बढ़ने की वजह से इनकी प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए इनको अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ानी पड़ी। अब मोटा मोटी इस तरीके से अस्थायी सदस्य इसमें रखे जाते हैं कि 5 जो सदस्य होते हैं वो एशियाई और अफ्रीकी देशों में से लिए जाते हैं, 2 दक्षिणी अमेरिकी कंट्रीज़ में से लिए जाते हैं, 1 पूर्वी यूरोप से लिया जाता है और 2 देश पश्चिमी यूरोप की कंट्रीज़ में से या और नॉर्थ अमेरिका की कंट्री से लिया जाता है। तो इस तरह टोटल संख्या 15 हो गई इनकी। मूल सदस्य अपने को पता है चीन, फ्रांस, सोवियत संघ की जगह अब जो रूस ने उसका स्थान ले लिया, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्य हैं मतलब वो हमेशा इसमें बने रहेंगे। अस्थायी सदस्य जिनका चुनाव होगा, कब होगा,
तो अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा द्वारा किया जाता है और जो उनके जो भी सदस्य होते हैं महासभा के, उसके 2/3 बहुमत के सपोर्ट से किसी कंट्री को चुना जाता है 2 वर्ष के लिए। और एक बार जो चुन लिया जाता है उसको रेगुलर दोबारा पुनः उम्मीदवार बनने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ये ऐसा इन्होंने नियम बनाया हुआ है। तो टोटल 15 सदस्य इस तरह से इसमें 10 का चुनाव होता है और 5 स्थायी सदस्य इसमें बने रहते हैं। अब अपन पढ़ेंगे परिषद की कार्यप्रणाली। सिक्योरिटी काउंसिल कार्य कैसे करती है। कार्यप्रणाली के नियम इसमें बनाए गए हैं। रही थी कि ये सही तरीके से काम करती रहे, कोई नियमों के ऊपर ही किसी संस्था का अनवरत रूप से जारी रह सकती है। तो 2 तरीके के नियम मुख्यतः अपन पढ़ेंगे कि दो तरीके के नियम, 2 तरीके के जो कोई भी यहाँ पे जो भी प्रस्ताव आता है उनके अंतर के आधार पे है, यानी जिनको अपन बांट सकते हैं प्रक्रिया संबंधी मामले और दूसरे महत्वपूर्ण मामले। प्रक्रिया संबंधी यानी जो सिक्योरिटी काउंसिल की खुद की प्रोसेस कैसे काम करेगी या क्या है, कब करना है और क्यों करना है, नहीं करना है, इसका जो डिसीजन लेना होता है वो सब प्रक्रिया संबंधी मामले आते हैं। तो जैसे इसमें परिषद की बैठक के समय का निर्धारण, स्थान का निर्धारण, सहायक अंगों की स्थापना और कार्रवाई चलाने के नियम, सदस्यों की बैठक में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रित करना, कैसे निमंत्रित करेंगे, ये सब जो नॉर्मली जो प्रोसीजर के अंग समझे जाते हैं उन सब के लिए 9 मतों की आवश्यकता होती है। यानी 15 में से 9 कंट्रीज का सपोर्ट करती हैं तो कोई भी डिसीजन ले लिया जाता है। 9 में से कोई भी 9 हो सकती हैं। तो प्रक्रिया संबंधी मामलों में किसी भी 9 देशों ने सपोर्ट कर दिया तो वो फैसला यस के माना जाता है। लेकिन दूसरे जो मैटर होते हैं वो महत्वपूर्ण सब्सटेंटिव इम्पोर्टेंट जो मामले होते हैं उनके अंदर ये माना जाता है कि जो 9 कंट्रीज हैं जिन्होंने यस किए हैं उनमें से वो 5 स्थायी कंट्रीज का होना ज़रूरी है। यानी 500 उन कंट्रीज की यस 500 की होनी ज़रूरी है, तब जाके ही कोई इम्पोर्टेंट मामले में फैसला माना जाएगा। इम्पोर्टेंट मामले में 9 कंट्रीज में 5 स्थायी और 4 अस्थायी हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 6 अस्थायी हो जाएं और 3 स्थायी हो जाएं, नहीं, 5 स्थायी कंट्रीज का होना ज़रूरी है, यानी उनकी यस की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से इन कंट्रीज़ को ये निषेधाधिकार प्राप्त है। यानी किसी भी इम्पोर्टेंट मामले को अगर इनको लागू नहीं करवाना है तो एक भी कंट्री मना कर देती है तो वो मामला एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। इस वजह से इस पावर को निषेधाधिकार यानी किसी भी चीज़ को रोकने का अधिकार इनको प्राप्त होता है। अब अपन पढ़ेंगे कार्य एवं क्षेत्राधिकार, यानी कार्य क्या करते हैं और इनका क्षेत्राधिकार यानी ये किस हद तक जाके या कहाँ तक कौन सा कार्य ये कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से अपने को पता है कि इनका शांति और सुरक्षा का इनका कार्यक्षेत्र है। इसके बाद में अपन जानते हैं इसकी उद्देश्य जो यूएनओ का उद्देश्य था उसी वजह से वही मेन उद्देश्य सिक्योरिटी काउंसिल का माना जाता है। इसके अलावा अलग कुछ कार्य भी करती हैं, जैसे नए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करना, महासचिव का चयन, जो सचिवालय का हेड होता है महासचिव उसका चयन करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो एक अंग है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी यही करती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट कार्य हैं, ये सब सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा किए जाते हैं। ये इसके कार्य हैं। इन सब का डिसीजन वो अपने स्तर पे करती है ना, अपने स्तर पे ये करती है। महासभा जनरली इसको सिफारिश कर सकती है या फिर चर्चा कर सकती है इस मुद्दे पे। जो फैसला होता है वो सिक्योरिटी काउंसिल का खुद का होता है इन सब मामलों को लेकर। यानी किसी देश को सदस्यता प्रदान करनी है या नहीं करनी है ये डिसीजन पहले सिक्योरिटी काउंसिल लेती है। अगर उसकी यस होती है तभी महासभा उसको सदस्यता प्रदान करती है। अब शांति और सुरक्षा जो इसका मुख्य उद्देश्य है, तो इसमें जो डिसीजन होता है वो सुरक्षा परिषद खुद करती है कि इसके अंदर कौन सी कार्रवाई की जानी चाहिए, कौन सी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो
इसके बाद में नए सदस्यों को सदस्यता प्रदान करने के लिए महासभा की अपेक्षा ज़्यादा निर्णायक अधिकार भी प्राप्त है, क्योंकि महासभा एक सिफारिश के स्तर तक ही निर्णय कर सकती है। सुरक्षा परिषद की राय उस देश की सदस्यता की पात्रता पर बहुत असर डालती है। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव है, महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है, पर सिफारिश सुरक्षा परिषद की होती है। इसके अलावा सैन्य कार्रवाई की शक्ति और एवं अधिकार का प्रयोग करती है सिक्योरिटी काउंसिल, जो अपने आप में इसका सबसे इम्पोर्टेंट पावर इसके पास में होता है। तो किसी भी देश के जो आक्रमणकारी देश उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जाए नहीं की जाए या फिर केवल आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएँ, इसका फैसला सिक्योरिटी काउंसिल करती है। अब मुख्यतः यूँ माना जाता है कि सिक्योरिटी काउंसिल एक तरीके से ही रूल्स को फॉलो करती है। तो परिषद के कार्य करने के 4 तरीके माने जाते हैं। तो 4 तरीके हैं जो क्रमशः वो प्रयोग में लाती है। साधारणतः हो सकता है वो इस क्रम को फॉलो ना करे, लेकिन पहला कार्य वो आपसी संबंधित राष्ट्रों को आपसी वार्ता पत्र व्यवहार के लिए प्रेरित करती है, जो राष्ट्र आपस में संघर्ष की स्थिति में है। दूसरा, इसके बाद में पंचों यानी 5 देशों द्वारा फैसला करना। मध्यस्थों यानी किसी एक देश द्वारा 2 देशों के बीच की मध्यस्थता करना, या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा निर्णय करके उस संघर्ष के विवाद के मुद्दे का समाधान करना, इसका सुझाव रखती है दूसरे स्तर पे। इसके बाद में तीसरे और प्रभावी उपाय के रूप में दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाती है, जो इससे ज़्यादा कठोर तरीका माना जा सकता है। तो तीसरे स्तर पे ये करती है। जब ये तीनों स्तर पे वो सफल नहीं रहती है, तो फिर अंतिम उपाय के रूप में सैन्य कार्रवाई कर सकती है। ये इसके नियम बनाए हुए हैं, हालांकि इसको इसी तरीके से फॉलो किया जाना साधारणतः नहीं देखा जाता। तो सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ का पुलिस स्टेशन कहा जाता है, इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि उसने ऐसे पुलिस की भूमिका भी निभाई है। जैसे अपन देखेंगे कि खाड़ी संकट के समय 91 के ईरान के खिलाफ सुरक्षा परिषद ने जो कार्रवाई की थी, कुवैत के ऊपर जो आक्रमण किया था, और 92 में लीबिया के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। लीबिया जो कर्नल गद्दाफी के रूप में बाद में अपने को विश्व राजनीति में ज़्यादा अपने को देखना मिला था, 92 में ही आर्थिक प्रतिबंध उस समय लगा चुके थे। उसके बाद में ईरान पर भी 2006 में आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, इनके मिसाइल वगैरह के जो प्रोग्राम थे उस पर कंट्रोल किए जाने के लिए। इसके बाद में अपन देखते हैं कि 2011 में कर्नल गद्दाफी के शासन के विरुद्ध प्रतिबंध आरोपित किए। उन प्रतिबंधों से गद्दाफी द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे थे या जो भी मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा था, वो उस पर लगाम नहीं लगाई गई। तो 2011 मार्च में प्रस्ताव दिया गया सैन्य कार्रवाई की सुरक्षा परिषद का। तो 20 मार्च से नाटो गठबंधन सेनाओं ने वहाँ पे हमले शुरू कर दिए थे। इसके बाद में 2016 में उत्तर कोरिया पर नए व्यापक प्रतिबंध लगाए गए थे, उत्तर कोरिया की जो भी मिसाइल प्रोग्राम है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये सब उदाहरण अपन को देखने को मिलते हैं जो सुरक्षा परिषद द्वारा किए गए हैं दूसरे देशों को आक्रमण को रोकने के लिए, फिर उसके द्वारा शांति भंग करने वाले किसी प्रयास को रोकने के लिए। अब इसमें एक अपन देखते हैं परिषद की सैनिक स्टाफ समिति होती है। सैनिक स्टाफ समिति ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इस एक कमेटी बनाई होती है जो बस ये फैसला करती है सहायता परामर्श देने के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कितने सैनिकों की आवश्यकता है, सेनाओं का प्रयोग कैसे किया जाना है, शस्त्रों का नियंत्रण कैसे किया जाना और संभावित निशस्त्रीकरण का प्रोग्राम कैसे अमल में लाए जाने हैं। इन सब के लिए एक सहायता या परामर्श के लिए कमेटी बनाई होती है। अब अपन देखेंगे अंत में सुरक्षा परिषद में मतदान की प्रणाली तथा वीटो क्या चीज़ है। तो मतदान की प्रणाली अपने देखा है कि सुरक्षा परिषद में 2 तरीके के मामलों के मतदान होते हैं। साधारण जो प्रक्रियात्मक नियम जो कार्य होते हैं उनके लिए मतदान होता है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट सारवान जो समझे जाते हैं उनके लिए मतदान होता है। तो जो प्रक्रियात्मक
कार्य होते हैं उनके लिए सिर्फ 9 सदस्यों की यस की ज़रूरत होती है। वो 9 सदस्य कोई भी हो सकता है। जो प्रक्रियात्मक आपने समझा था कि कब मीटिंग की जानी है, निमंत्रण कैसे दिया जाना है, मीटिंग के रूल क्या होंगे, या फिर सहायक अंगों की सहायता, कार्रवाई चलाने के नियम वगैरह के लिए होते हैं। इसके लिए किसी भी 9 देशों की यस से ये कार्य किए जाते हैं। दूसरे हैं इम्पोर्टेंट सब्सटेंटिव, जो इम्पोर्टेंट मैटर होते हैं। उनके अंदर 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक वोट के साथ 5 स्थायी सदस्यों के स्वीकारात्मक वोट, यानी 9 सदस्यों की जो यस है उसमें 5 सदस्यों की यस शामिल होनी चाहिए, यानी 5 स्थायी सदस्य उसको यस करेंगे तभी इम्पोर्टेंट की जो भी मैटर हैं उस पर वो प्रस्ताव पारित माना जाएगा। यानी ये इनका जो अधिकार है, ये इनका एज निषेधाधिकार अपन कह सकते हैं। यानी किसी भी इम्पोर्टेंट मैटर को लागू करने से रोकने की शक्ति इन 500 कंट्रीज के पास है। इनका एक के भी 9 उस पूरे मैटर को एग्जीक्यूट करने से रोक सकती है। यानी जो सिंपल प्रोसीजरल जो मैटर्स हैं उसको छोड़ के जो भी इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं उसके लिए 500 स्थायी सदस्यों की सर्वसम्मति आवश्यक है, और इसे ही इन सब की निषेधाधिकार या वीटो शक्ति कहते हैं। ये एक छोटे क्वेश्चन में 5 नंबर के क्वेश्चन में अपने को पूछा जा सकता है।